दोस्तों, ये कहानी है प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे सुंदरपुर नाम के एक गांव की। यहाँ राघव नाम का एक मेहनती किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। राघव के परिवार में उसकी धर्मपत्नी सुनीता और एक होनहार बेटा मोहन था। राघव अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि उसकी जमीन, जो कभी सोना उगलती थी, अब धीरे धीरे बंजर होने लगी थी। फसल की पैदावार कम हो रही थी और चिंता की लकीरें राघव के माथे पर गहरी होती जा रही थीं। एक शाम ढलते सूरज को देखते हुए राघव खेत की मेड़ पर बैठा सोच रहा था। राघव मन ही मन, हे ईश्वर, मेरी जमीन की उपजाऊ शक्ति तो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सुनीता और मोहन का पेट कैसे भरूंगा? मुझे जल्द ही कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। या तो कोई नई जमीन किराए पर लेनी होगी या फिर काम का कोई और जरिया ढूंढना होगा। अब मैं सिर्फ इस खेत के भरोसे नहीं बैठ सकता। घर चलकर सुनीता से सलाह लेनी चाहिए। राघव भारी कदमों से घर पहुंचा। घर के आंगन में सुनीता काम कर रही थी। सुनीता, जरा यहाँ आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राघव की गंभीर आवाज सुनकर सुनीता तुरंत हाथ का काम छोड़कर पास आई। क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? सुनीता, तुम तो जानती हो कि हमारे खेत की मिट्टी अब पहले जैसी नहीं रही। अगर मैंने उसमें और ज़्यादा खाद डाली तो बची कुची फसल भी खराब हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ साल उस ज़मीन को खाली छोड़ दूँ ताकि वो दोबारा सांस ले सके। लेकिन डर इस बात का है कि तब तक घर का खर्च और मोहन की पढ़ाई कैसे चलेगी। आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा। क्यों ना आप गांव के बड़े जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह जी से मिलें। वो बहुत दयालु हैं और हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। शायद वो आपको अपनी कोई दूसरी जमीन खेती के लिए दे दें। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राघव ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली पहुंचा। नमस्ते ठाकुर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठाकुर विक्रम सिंह अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे। अरे राघव भाई, आओ आओ। आज सुबह सुबह हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? कोई समस्या है क्या? राघव ने अपनी बंजर जमीन और घर की माली हालत के बारे में ठाकुर साहब को सब कुछ सच सच बता दिया। बस इतनी सी बात? राघव, तुम तो हमारे गांव के सबसे मेहनती किसान हो। खेती के अलावा तुम्हें दूसरा काम करने की क्या जरूरत है? देखो, गांव के पश्चिमी छोर पर जंगल के किनारे मेरी एक बड़ी जमीन खाली पड़ी है, तुम उस पर खेती करो। लेकिन ठाकुर साहब, उससे तो आपका क्या फायदा होगा? अरे भाई, फायदा नुकसान छोड़ो, वो जमीन खाली पड़ी है। तुम उस पर खेती करोगे तो जमीन आबाद रहेगी और मेरी जमीन की देखरेख भी हो जाएगी। मेरा बेटा शहर में रहता है, उसे खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं। तुम कल से ही काम शुरू कर दो। राघव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने ठाकुर साहब का धन्यवाद किया और घर लौट आया। अगले दिन राघव बहुत उत्साहित था। उसने अपना खाना पैक करवाया और निकलने की तैयारी की। सुनीता, वो खेत गांव के पश्चिमी छोर पर जंगल के पास है, तो आने में शाम हो सकती है। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और मोहन खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। ये लीजिए अपना खाना। राघव कुदाल लेकर नए खेत पर पहुंचा और पूरे जोश के साथ काम में जुट गया। दोपहर से शाम हो गई। राघव काम में इतना मगन था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जैसे ही उसने घास हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, झाड़ियों में छिपे एक जहरीले नाग ने उसे डस लिया। जहर का असर इतनी तेजी से हुआ कि राघव कुछ ही पलों में वहीं खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। राघव अब तक घर नहीं लौटा था। सुनीता बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? मुझे डर लग रहा है। बेटा, पिताजी ने कहा था कि खेत दूर है, इसलिए देर हो सकती है। तुम सो जाओ, वो आते ही होंगे। लेकिन पूरी रात बीत गई और राघव नहीं आया। अगली सुबह होते ही सुनीता घबराई हुई ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली पहुंची। नमस्ते ठाकुर साहब, क्या राघव जी कल काम पर आए थे? वो कल से घर नहीं लौटे। क्या राघव घर नहीं पहुंचा? ये तो चिंता की बात है। रामू, ओ रामू। ठाकुर साहब ने अपने नौकर रामू को बुलाया। रामू, तुम अभी के अभी पश्चिमी खेत पर जाओ और देखो राघव वहाँ है या नहीं।
रामू दौड़ता हुआ खेत पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। राघव जमीन पर बेसुध पड़ा था और उसका शरीर जहर की वजह से नीला पड़ चुका था। रामू बदहवास होकर वापस हवेली भागा। मालिक मालिक, अनर्थ हो गया। राघव भाई खेत में बेहोश पड़े हैं, शायद उन्हें सांप ने काट लिया है। ये सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। सुनीता बेटी, रोने का वक्त नहीं है। रामू, तुम जल्दी से वैद्य हरीश को लेकर खेत पहुंचो। मैं सुनीता को लेकर वहां आता हूं। सभी लोग खेत पर पहुंचे। वैद्य हरीश ने राघव की नब्ज टटोली और चेहरे पर गंभीरता छा गई। ठाकुर साहब, स्थिति बहुत नाजुक है। मैंने जहर तो उतारने की औषधि दे दी है, लेकिन जहर राघव के शरीर में बहुत देर तक रहा। इस कारण इसे गहरा लकवा मार गया है। ये जीवित तो है, लेकिन इसका शरीर कब हरकत करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद महीने लगे या साल। सुनीता ये सुनकर पत्थर की मूरत बन गई। गांव वाले राघव को उठाकर उसके घर ले आए। सुनीता बेटी, तुम हिम्मत मत हारना। मैं हर महीने तुम्हारे और मोहन के खर्चे के लिए पैसे भिजवाता रहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, लेकिन मैं भीख नहीं ले सकती। मैं मेहनत करूंगी। पिता की हालत देखकर नन्हा मोहन भी सहम गया। माँ, अब पिताजी काम नहीं कर सकते। मैं स्कूल छोड़ देता हूँ और मजदूरी करूंगा। सुनीता ने मोहन को गले लगा लिया। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुनीता फिर से ठाकुर साहब के पास गई। काका, मुझे आपकी मदद नहीं, काम चाहिए। जिस खेत पर राघव जी काम करते थे, मुझे वहाँ काम करने की इजाजत दे दीजिए। बेटी, वो खेत बहुत दूर है। तुम राघव की देखभाल कैसे करोगी? एक काम करो, मेरे घर के पास वाली जो छोटी बगिया और खेत है, तुम उसे संभालो। वो घर के पास है तो तुम राघव और मोहन दोनों का ध्यान रख पाओगी। सुनीता ने ये स्वीकार कर लिया, लेकिन घर का खर्च और पढ़ाई का खर्च ज्यादा था। इसीलिए सुनीता ने सुबह खेत में काम करना शुरू किया और दोपहर के बाद गांव के अमीर घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम भी शुरू कर दिया। समय बीतता गया। सुनीता सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, राघव को दवा देती, फिर खेत जाती और उसके बाद दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। उसके हाथ खुरदुरे हो गए थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में मोहन के भविष्य का सपना था। मोहन भी अपनी माँ का त्याग देख रहा था। उसने खेल कूद छोड़कर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। वो रात रात भर दिए की रोशनी में पढ़ता रहता। गांव वाले भी सुनीता के जज्बे को सलाम करते थे। कई साल बीत गए। सुनीता की सेवा और वैद्य जी की दवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू किया। एक दिन अचानक राघव के हाथ की उंगलियों में हलचल हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सुनीता, सुनीता। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मोहन, देख तेरे पिताजी होश में आ गए। सुनीता दौड़कर आई और राघव को होश में देखकर खुशी से रो पड़ी। राघव धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसे जब पता चला कि सुनीता ने अकेले सब कुछ कैसे संभाला, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुछ और साल बीते। आज मोहन की मेहनत और सुनीता के त्याग का परिणाम आने वाला था। मोहन शहर से वापस आया, लेकिन इस बार वो एक बड़ी पुलिस की गाड़ी में आया। वो एक बड़ा पुलिस अफसर IPS बन चुका था। मोहन ने घर में कदम रखते ही अपनी माँ और पिता के पैर छुए। माँ, पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप दोनों की वजह से हूँ। खास तौर पर माँ, अगर आपने उस मुश्किल समय में हार मान ली होती तो आज ये वर्दी मेरे शरीर पर नहीं होती। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ की तपस्या का फल है। इसने एक औरत होकर भी चट्टान की तरह मुसीबतों का सामना किया। तो दोस्तों, सुंदरपुर के लोग आज भी सुनीता के त्याग की मिसाल देते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद हो और परिवार का साथ हो तो इंसान हर जंग जीत सकता है। एक माँ का बलिदान ही परिवार की असली नींव होता है।